हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, ये हमारे क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो होने वाला है और इस सेकंड वीडियो में हमारा जो मेजर टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। पहला वीडियो जो है वो रिलीज हो चुका है और उसमें हम लोगों ने इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें की थी। हमने डेफिनेशंस के बारे में बात किया था, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात किया था और वो आज हम लोग थोड़ा सा उससे एक एडवांस आगे जाने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम विच इज अ मेजर टॉपिक। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोसिस्टम, तो व्हाट इज द इको मीनिंग इकोसिस्टम जो हम लोगों ने क्लास में किया था। इकोसिस्टम का मतलब होता है इट इज दैट सिस्टम वेयर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल वर्ल्ड आल्सो। लाइक देयर इज अ हीट, देयर इज एयर, लाइक देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फिजिकल थिंग आल्सो। और ये हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग आपस में इंटरेक्ट क्यों करते हैं? हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज हमें सर्वाइव करना है। अगर ये इंटरेक्शन हम नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक डियर जो होता है, डियर, वो जब ग्रास कंज्यूम करता है, इट इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन। ये भी तो इंटरेक्शन ही होता है ना किसी तरह का। अब इंटरेक्शन हमेशा फ्रेंडली हो जरूरी नहीं है। एक जब लायन होता है, वो जब एक डियर को कंज्यूम करता है, ये भी तो एक इंटरेक्शन है। व्हेन आई कंज्यूम फूड, वो भी तो एक इंटरेक्शन है, राइट? तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो हमारे इकोसिस्टम ये इंश्योर करता है कि वो इंटरेक्शन बना रहे एंड दैट इज एक्चुअली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज एवरीथिंग नीड्स एनर्जी टू सर्वाइव। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू सर्वाइव। और वो एनर्जी कहां से आता है? वो इकोसिस्टम से ही तो आता है ना। मैं फूड कंज्यूम करता हूं, मुझे एनर्जी मिलेगा सो दैट आई कैन स्पीक, आई कैन वॉक, आई कैन डू माई डेली वर्क। एनर्जी चाहिए ना आपको, राइट? तो ये एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से मिलती है। और ये सब क्या है? ये इंटरेक्शन क्या है? ये इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज एक्चुअली एनर्जी फ्लो। बिकॉज विदाउट एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम कैन नॉट बी स्टेबल। विदाउट एनर्जी फ्लो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। दिस इज द मोस्ट प्राइमरी फंक्शन। तो क्या हमें सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? नो। एनर्जी मिलती कहां से है? बाय कंज्यूमिंग फूड। और फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। हमें वाइटामिन चाहिए, हमें कार्ब्स चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। वो कहां से आएगा? वो भी तो फूड से ही आएगा ना। तो ये एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो, ये सब बेसिकली एक ही चीज का पार्ट है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, तो आवर मेजर टॉपिक्स इज न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। और यहाँ पे हम लोग कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। द मेजर टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द पिरामिड्स, ecological pyramids. Another topic that we are going to talk about is going to be the food chain and food web. एक और टॉपिक जो यहीं से रिलेटेड होता है दैट इज योर सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोटोन। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड वन टॉपिक हियर इज एक्चुअली बायोटिक इंटरेक्शन। क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होगा तो भैया हम लोग फूड कैसे कंज्यूम करेंगे? हम नहीं, कोई भी फूड कैसे कंज्यूम करेगा? फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। सो दिस एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ योर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पिरामिड्स, फूड चेन, फूड वेब, सक्सेशन, बायोटिक इंटरेक्शन, न्यूट्रिएंट साइकिल्स जिसमें हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फेट साइकिल, वो सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यही रहने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा सा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। शुरुआत करते हैं फूड चेन से। मैं आपको बेसिक बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ फूड चेन बेसिकली क्या है। जैसे एक नॉर्मल चेन होती है, आपने देखा ही होगा, है ना? वो इस तरह से हमारी नॉर्मल चेन्स होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है? चेन ऐसी होती है ना, दिस इज अ चेन। एक के बाद जो है दूसरी जो कड़ी होती है वो जुड़ी रहती है। और एक कड़ी को आप तोड़ दोगे तो पूरी चेन टूट जाती है। वो चेन हमारे किसी काम की नहीं है फिर, अगर आपने चेन की कड़ियों को तोड़ दिया। ऐसे ही हमारा फूड चेन भी होता है। बिकॉज हम लोग किसी और के ऊपर, फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं और हम अपना फूड फूड जो है खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट ऑटोट्रोफ्स। तो फूड बनाने की शुरुआत होती कहां से है?
फूड बनाने की शुरुआत होती है ग्रीन प्लांट से, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। डजंट मीन यू आर हर्बीवोर और यू आर अ कार्निवोर, डजंट मैटर। अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड is actually plants, because only they can make their own food. We are dependent on others. तो ये होता है फूड चेन। फूड चेन इज बेसिकली अ चेन, इट्स अ प्रोसेस वेयर it starts from the producer and it ends with the last consumer. तो वो चेन चलती रहती है। जैसे हमारा जो ग्रास होता है, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट लेते हैं, वाटर, CO2 एंड ऑल दैट, वो सब लिया जाता है। दिस ग्रास इज कंज्यूम्ड बाय द ग्रास होपर। ग्रास होपर क्यों कंज्यूम कर रहा है ग्रास को? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, ये उसका फूड होता है। नाउ दिस ग्रास होपर इज कंज्यूम्ड बाय लेट्स से दिस फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग को भी फूड चाहिए। दिस फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय द स्नेक, दिस स्नेक इज कंज्यूम्ड बाय द हॉक। फिर बाद में दिस हॉक डाइज एंड इट बिकम्स अ सेपरेट फूड चेन। ठीक है, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, कल हम लोगों ने बात किया था उसके बारे में। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्रूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन। Grass is consumed by grasshopper, grasshopper is consumed by frog, frog is consumed by snake, and snake is consumed by hawk, and then hawk dies, and that dead body of the hawk is actually consumed by different microorganisms. ये एक बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। इट्स वन वे, एक रास्ता होता है इसका, दूसरा रास्ता नहीं होता है। What is the function of the food web? Of course, we need food, we need energy, and we get energy from our food. अब यहाँ पे कुछ herbivores हो सकते हैं, कुछ carnivores हो सकते हैं। Grass is consumed by deer. Deer is consumed by a fox or a wolf, and that fox is consumed by further by tiger, and then tiger dies. It becomes a part of our soil, and it is consumed by the bacteria. तो basically शुरुआत जहां से होती है, एंड भी वहीं पे होता है। ठीक है, हम लोगों ने फूड कंज्यूम किया, मेरी बॉडी के अंदर फूड गया, मेरी बॉडी ने ग्रो किया, मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी की जो एनर्जी है, जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे विल बिकम ए पार्ट ऑफ सोइल, एंड वहां से सोइल से फिर से प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है इस तरह से बना हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड आवर फूड चेन। फूड चेन की समस्या क्या है पता है आपको? अगर इसमें से हम लोग किसी एक बीज को, कड़ी को काट देते हैं, इफ वन ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड, देन स्नेक विल डाई। यस, snake will die because food supply of snake is actually cut down. Snake will not consume grasshopper as a part of food chain. If this snake dies, then hawk will die of hunger because there are no snakes, and hawk cannot consume grass. Hawk does not consume grasshopper. Yes, so this is the actually disadvantage of food chain. And interestingly, food chain actually does not exist in our ecosystem. It is just in the theory only. बिकॉज ऐसा जरूरी तो नहीं है ग्रास होपर को सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा, ग्रास होपर को कोई और भी कंज्यूम कर सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्नेक ही फ्रॉग को खाएगा। ठीक है, स्नेक जो है वो अपने माइस को भी खा सकता है, हॉक जो है स्नेक को भी खा सकता है, हॉक जो है दूसरे बर्ड्स को भी कंज्यूम कर सकता है, चिकन्स वगैरह को कंज्यूम कर सकता है, और हॉक जो है वो माउस भी खा सकता है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग डिफरेंट तरह की सब्जियां खाते हैं, डिफरेंट तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, तो इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो व्हाट इज फूड चेन? यू क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। फूड चेन इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टू शो द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर फूड सोर्स एंड देयर फ्लो ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ध्यान देना, लीनियर सीक्वेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर organisms and ends with the decomposer species. हालांकि जो डीकंपोजर वाली जो फूड चेन होती है बिल्कुल सेपरेट होती है, ठीक है, लेकिन दोनों को कंज्यूम करें तो इट बिकम्स वन। इट्स अ लीनियर सीक्वेंस। देखो लीनियर की बात कर रहा है वो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो है एनर्जी फ्लो कर रही है। फूड वेब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फूड वेब के अंदर देयर कुड बी मल्टीपल सोर्स फॉर वन ऑर्गेनिज्म। लाइक स्नेक के लिए मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, स्नेक के लिए एक माउस भी हो सकता है, स्नेक के लिए एक फ्रॉग भी हो सकता है, स्नेक के लिए जो है कुछ और भी हो सकता है, स्मॉल बर्ड्स भी हो सकते हैं स्नेक के लिए, क्योंकि वो भी कंज्यूम करता है। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज बेसिकली। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड वेब जो आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट।
शुरुआत हमेशा प्रोड्यूसर से ही होगी, ग्रीन प्लांट से ही होगी। वो कोई बड़ा प्लांट भी हो सकता है, वो ग्रास भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रास से हो, बड़ा प्लांट भी हो सकता है। नाउ दिस ग्रास इज कंज्यूम्ड बाय ग्रास होपर। Grasshopper can be consumed by a mouse, shrew. Yes, this shrew can also consume a cricket. Cricket can be consumed by a frog. Frog is consumed by a snake, but this snake can also consume this shrew like mouse. And this hawk can consume the mouse also. It can consume the snake also. Even this hawk can consume this frog also. This is called food web. So food web is actually more complicated than the food chain. और फूड वेब के अंदर हंगर के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि अगर आप एक सोर्स को कट डाउन कर देते हो तो वो कहीं और से अपना जुगाड़ कर लेता है। दैट इज फूड वेब। तो सर्वाइवल के चांसेस किस में ज्यादा होते हैं? फूड वेब के अंदर सर्वाइवल के चांसेस एक्चुअली कहीं ज्यादा गुना ज्यादा होते हैं। एंड फूड वेब इज एक्चुअली द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो फूड वेब के अंदर मल्टीपल फूड चेन जो है वो जुड़ी हुई होती है। फूड चेन अलाउ फॉलोज अ सिंगल पाथ, बट फूड वेब जो है इट फॉलोज अ मल्टीपल पाथ। एंड व्हेन यू हैव मल्टीपल पाथ यू हैव बेटर चांसेस टू सर्वाइव, ऑफ कोर्स। तो इट्स अ इंटरलिंकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ द फूड चेन विच इज कॉल्ड योर फूड वेब। लेकिन ये सारा तामझाम हो क्यों रहा है? ये सारा तामझाम हो रहा है क्योंकि हमें एनर्जी फ्लो करवानी है, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में है, ऑलरेडी मैं सारी डिफरेंसेस आपको बता चुका हूं। स्टारवेशन इज रेयरली ऑब्जर्व्ड इन द फूड वेब, बट फूड चेन के अंदर स्टारवेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। और ये जब एक आप जैसे यहां पे हम लोगों ने दिखाया फूड वेब के अंदर या फूड चेन के अंदर, एनर्जी प्लांट से ग्रास होपर के अंदर गई, एनर्जी ग्रास होपर से हॉक, हॉक से स्नेक, मे बी ये बर्ड, और स्नेक से जो है फिर वो हॉक के पास या आउल के पास चली गई। तो हर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जिस लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है इसे कहते हैं ट्रोफिक लेवल। That level will energy transferred from one organism to another is actually called trophic level. So by consuming food, we are actually getting energy from one trophic level to another trophic level, right? That is there. So that is the trophic level. In ecology, the trophic level is the position that an organism occupies in a food chain, what it eats and what eats it. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, आप यहाँ पे माउस का एग्जांपल ले सकते हो। माउस इज सिचुएटेड एट अ ट्रोफिक लेवल। वो ये दिखाता है फूड चेन के अंदर कि जहां पे माउस है, व्हाट दैट माउस ईट्स एंड व्हाट ईट्स द माउस। यस, जैसे फ्रॉग था अपने पास, तो फ्रॉग क्या कंज्यूम कर रहा है? फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है ग्रास होपर को। फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है? स्नेक। तो ट्रोफिक लेवल इज द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसी, दैट ऑर्गेनिज्म, विच शोज that what it eats, grasshopper, and what eats it, snake. That is called trophic level. तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया था, राइट? नाउ दे वी हैव फ्यू टर्म्स जो हम लोगों ने एक्चुअली कल कर भी लिए थे। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं? जो खुद प्रोड्यूस कंज्यूम कर अपना बनाते हैं। हेटरोट्रोफ्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। फूड चेन हम लोगों ने देख ही लिया, ये एक लीनियर प्रोसेस होती है, लीनियर एक रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट? एक प्रोड्यूसर से लेके हायर कंज्यूमर तक। फूड वेब क्या होती है? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंकिंग फूड चेन, एंड इट्स अ वेब ऑफ द फूड चेन, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन्स। ट्रोफिक लेवल आपको बता ही दिया मैंने। ईच स्टेप इन द फूड चेन और द फूड वेब इज एक्चुअली कॉल्ड अ ट्रोफिक लेवल। बायोमास क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ द लिविंग टिश्यू विद इन द ट्रोफिक लेवल, राइट? दैट इज बेसिकली वेट, वेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज देयर। अब ये जो सारी चीजें होती हैं, हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, इसके लिए बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड हम सबने देखा ही होगा, राइट? कि पिरामिड किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है। इजिप्शियन पिरामिड देखे, वैसे तो रियल में किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कम से कम फोटोज वगैरह में तो आपने देखा ही होगा, मूवीज में देखा होगा। दिस इज योर पिरामिड। पिरामिड अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका एक बेस होता है, इसका एक टॉप होता है। इसका एक बेस होता है और एक टॉप होता है। पिरामिड बेसिकली क्या होता है? पिरामिड इज नथिंग बट टू शो द फूड चेन। फूड चेन को शो करने का तरीका होता है। एनर्जी को फ्लो करने का, एनर्जी फ्लो को शो करने का तरीका होता है फूड दिस पिरामिड। तो बेस से एनर्जी स्टार्ट होती है और वो टॉप तक जाती है। और एनर्जी कहां से स्टार्ट होती है? एनर्जी स्टार्ट होती है हमारे ऑटोट्रोफ से, जो कि हमारा ग्रीन प्लांट है। तो बेस पे हमेशा ग्रीन प्लांट्स आएंगे।
बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे, विच आर आवर ग्रीन प्लांट्स। जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर जाते हो तो अर्बीवोर्स, कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर, ऐसे कंज्यूम किया जाता है। तो ऊपर जाएंगे आपके कंज्यूमर, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, राइट। तो यहाँ पे जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। सो दिस इज हाउ a food chain actually works, and this is how energy flows in a food chain, and it is shown by the pyramid. अब देखो यहां पे एक नोट आपको चीज करनी है कि जरूरी नहीं है कि पिरामिड में हमेशा बेस ऐसे वाइड होगा और टॉप हमेशा नैरो होगा, ये जरूरी नहीं है। पिरामिड इस तरह से भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ पिरामिड। बेस, स्टिल इट इज द बेस, and this is the top. Base can be narrow and top can be broad, and vice versa also, right? तो ये वाला जो पिरामिड होता है इसे बोलते हैं अपराइट पिरामिड, और ये वाला होता है इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। बेस एंड टॉप ये दो तो होगा ही होगा। ध्यान आपने ये देना है कि बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर ही होते हैं, यहां पे भी आपके प्रोड्यूसर ही होंगे, और यहां पे आपका टॉप कार्निवोर होगा। यहां पे भी आपके प्रोड्यूसर है, यहां पे आपका टॉप कार्निवोर है। अब वो सीधा भी हो सकता है, वो उल्टा भी हो सकता है, इट कैन बी अपराइट, इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो। ये आपने ध्यान देना है, दोनों तरह का पिरामिड हो सकता है। तो पिरामिड बेसिकली क्या है? पिरामिड इज नथिंग बट इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, इट्स ए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। Ecological pyramids are basically representation through which we show that how energy is flowing from one level to another level. It also shows the relation between different organisms, different producers and consumers. So it has a base, it has a top. Base पे there are always going to be producers, top पे there are always going to be carnivores. ये थोड़ा आपने ध्यान देना। दिस इज लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। पूछेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड, तो आपसे पूछेगा बेस विल ऑलवेज हैव प्रोड्यूसर एंड टॉप विल ऑलवेज हैव द टॉप कार्निवोर। बेस विल ऑलवेज हैव, बेस विल कैन बी नैरो, बेस कैन बी ब्रॉड, टिप कैन बी नैरो, टिप कैन बी ब्रॉड। ये आपने ध्यान देना है। अब हमारे पास तीन तरह के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। बायोमास का मैंने आपको मतलब बता ही दिया। बायोमास का मतलब होता है वेट। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को लेते हो और उसका वेट करते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स का वेट करते हैं, दैट इज बायोमास। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे होते हैं जो हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उनका जो कंबाइंड वेट होता है दैट इज कॉल्ड बायोमास। नंबर तो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 दैट इज द नंबर। एनर्जी यू वेरी वेल नो, राइट। तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं यहां पे एक। सपोज हम एक स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। एक स्कूल के अंदर क्या होता है? सपोज देर आर 1000 स्टूडेंट्स। अब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, 1000 स्टूडेंट्स। अब 1000 स्कूल के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर 1000 टीचर्स तो नहीं होंगे। तो लेट सपोज देर आर 100 टीचर्स एंड दे टीच 1000 स्टूडेंट्स। अब 100 टीचर्स हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। 100 टीचर्स में सपोज देर आर 10 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई लिटरेचर का है। इस तरह से हमारे 10 एचओडीज हैं, लेकिन स्कूल में प्रिंसिपल तो एक ही होता है। यस, प्रिंसिपल तो एक ही होता है। सो दिस इज आवर पिरामिड ऑफ नंबर्स। यहां पे आप देखें जो नंबर हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो, इसलिए बेस पे हाई है और टॉप पे लो है। एंड दिस इज अपराइट पिरामिड। बेस क्योंकि ब्रॉड है इसलिए यहां पे ज्यादा नंबर आएंगे, टॉप क्योंकि नैरो है इसलिए यहां पे कम नंबर्स आएंगे। दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट द पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब इसी चीज को हम लोग अपनी इकोलॉजी में जाएंगे। इकोलॉजी में हमें पता है क्या होता है। बेस के ऊपर होते हैं अपने ऑटोट्रोफ्स, ग्रीन प्लांट्स, और टॉप के ऊपर टॉप कार्निवोर्स जो हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, ट्रॉफिक लेवल पे, और ये अपने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं इस तरह से। तो व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स? यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल अलग अलग से दिया हुआ है। पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है अब आप क्लियरली देख सकते हो, ये एक लैंड बेस्ड
एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो वाटर बेस्ड एग्जाम्पल है, राइट। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का है और दूसरा अपना जो है वो अपना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है। ये एग्जांपल आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, वी कैन क्लियरली सी, वी कैन लुक एट द बेस। यहां पे वील हैव प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यस। और व्हाट एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं हमारे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर आवर ग्रीन प्लांट्स, मे बी आवर ग्रास और मे बी बिग ट्री। तो यहां पे हम लोग ग्रास से शुरू कर रहे हैं। So this is our grass and this is our primary producer. These grasses are consumed by grasshoppers. Grasshoppers are our herbivores. Grasshoppers are consumed by these mouse. Mouse is consumed by snake and snake is consumed by a peacock. और यू सी है, जैसे आप एक पार्क एग्जांपल ले लेते हो या किसी एक छोटे जंगल का एग्जांपल ले लेते हो, तो वहां पे यार ग्रास के तो बहुत ज्यादा होंगे, मिलियंस बिलियंस में होंगे, लेकिन जो उसको कंज्यूम करने वाले ग्रास होपर हैं वो उतने थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मान लो एक ग्रास होपर अगर वो 100 ग्रास के छोटे छोटे टुकड़े भी कंज्यूम करता है, तब भी वो उसका 1/100 होगा, ऑफ कोर्स इन नंबर्स में। अब 100 सपोज वहां पे 100 ग्रास होपर्स हैं, तो 100 माउस तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, मर जाएंगे बेचारे, क्योंकि फूड की कमी हो जाएगी। क्योंकि सपोज करिए अगर एक माउस अगर 5 ग्रास होपर भी कंज्यूम करता है, तो दे आर गोइंग टू बी ओनली 20 माउस इन दैट केस। ऑब्वियस सी बात है, पिरामिड ऑफ नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब 20 माउस को कंज्यूम करने के लिए वहां पे 20 स्नेक तो नहीं होंगे। अगर एक स्नेक 5 को भी कंज्यूम करता है, तो मे बी देयर आर 4 स्नेक्स ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब 4 स्नेक को कंज्यूम करने के लिए 4 पीकॉक तो नहीं होंगे, बिकॉज 1 स्नेक कैन कंज्यूम 4 स्नेक्स, तो देयर इज ओनली गोइंग टू बी 1 पीकॉक। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम नंबर कैसे दिखा रहे हैं, 100 दिखा रहे, 200 दिखा रहे, दैट डजंट मैटर। What matters is we need to understand when we start from the producer and end with the top carnivore, numbers are declining. And when numbers decline, base of the pyramid is going to be wider and tip of the pyramid is going to be narrow. This type of pyramid is called upright pyramid. अब आप अपने aquatic ecosystem में भी देख सकते हो, जैसे कोई पॉन्ड या कोई लेक, अगर आप इसका एग्जांपल लो, तो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। वाटर बॉडी के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? कल हम लोगों ने देखा था, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर स्मॉल अल्गे, दे डू फोटोसिंथेसिस, दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे कीप्स ऑन फ्लोटिंग ओवर द ओशियंस, ओवर द लेक्स आल्सो। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। These phytoplanktons are consumed by small zooplanktons and they are consumed by small fish. तो there are billions and billions of phytoplanktons, लेकिन उतनी फिश थोड़ी हो सकती है। अब इन छोटी जो फिश होती है इसको बड़ी फिश कंज्यूम करती हैं, मे बी वेल, मे बी शार्क, राइट, मे बी सम अदर बिग जो उसको फिश कंज्यूम करती हैं। और उनको कंज्यूम करने के लिए वी हैव मे बी सम बर्ड जो उस बिग फिश को भी कंज्यूम कर सकता है, राइट, उस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अपराइट पिरामिड, सीधे पिरामिड का एग्जाम्पल है। एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड हो गया और एक अपना एक्वेटिक बेस हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पिरामिड हमेशा इस तरह से सीधा ही होगा, नो, इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो। तो व्हेन वी सी द इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड, आप उसका एग्जांपल यहां पे क्लियरली देख सकते हो। सपोज देयर इज अ बिग ट्री इन अ पार्क, दिस इज ओनली वन ट्री। उस एक ट्री के ऊपर जो है देयर कैन बी 20 बर्ड्स, तो नंबर इज डिक्रीजिंग। तो जब नंबर डिक्रीज करता है तो हमारा पिरामिड भी ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। उन बर्ड्स की बॉडी के ऊपर मे बी देयर आर पैरासाइट्स, मे बी देयर आर 100 पैरासाइट्स और 1000 पैरासाइट्स। पैरासाइट सब तो अच्छे से पता है ना, जैसे जो जो हमारे डॉग्स होते हैं, तो जो स्ट्रीट डॉग स्पेशली होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे ऐसे वो पैरासाइट से जो टिक होती हैं वो चिपक जाती हैं बेचारों के बॉडी के ऊपर, राइट, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो 20 बर्ड्स के ऊपर मे बी देयर आर 1000 पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की बॉडी के ऊपर भी पैरासाइट्स रहते हैं, जिसे हम लोग हाइपर पैरासाइट्स बोलते हैं। मे बी देयर आर 1 लाख हाइपर पैरासाइट्स। तो नंबर इज डिक्रीजिंग, व्हेन नंबर डिक्रीजेस शेप ऑफ द पिरामिड बिकम्स इन्वर्टेड। तो ये 2 एग्जांपल आपके पास हो गए इन्वर्टेड नंबर्स वाले।
सेकेंड टाइप ऑफ जो पिरामिड अपने पास आता है दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास मीन्स वेट. तो इट कैन ऑल्सो कैन बी इन्वर्टेड, इट कैन बी अपराइट ऑल्सो. तो पहले आप अपराइट का एग्जांपल देख सकते हो बायोमास में. यस. So in a particular area, or suppose in a particular like 100 acres of forest land, उसका एग्जांपल अगर हम देखें बायोमास के हिसाब से, तो देयर आर डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस, प्लांट्स, हर्ब्स, वो सब वहां पे रहती हैं. उनका वेट तो बहुत ज्यादा होता है यार. एक बड़े से ट्री का वेट तो बहुत ज्यादा हो सकता है. तो इफ वी लुक एट द बायोमास of a park or a terrestrial ecosystem, so definitely weight or the biomass of all producers is going to be very very high as compared to the animals which are present there. तो मे बी दिस इज 1000 किलोग्राम. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आप अपने एग्जाम्पल इस तरह के एग्जाम में आराम से दे सकते हो. अब उनको कंज्यूम करने वाले जो हर्बीवोर्स वहां पे होंगे, प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले, तो दे आर लेस ऑफ कोर्स. बिकॉज दे आर लेस तो उनका वेट भी कम होता है. तो मे बी दे 100 kg. उसको कंज्यूम करने के लिए जो अपना प्राइमरी कार्निवोर होता है या कंज्यूमर नंबर 2 होता है, देयर नंबर इज लेस. तो बिकॉज देयर नंबर इज लेस, तो मे बी देयर बायोमास इज ऑल्सो लेस. उसको कंज्यूम करने के लिए देयर आर गोइंग टू बी लेस नंबर ऑफ टाइगर्स और टॉप कार्निवोर. दे आर गोइंग टू बी वेरी लेस इन नंबर, मिनिमम ऑल्सो. तो उनका वेट उससे भी कम होता है. तो when we compare the weight or the biomass of all plants available in a particular area with the top carnivore or in between stages of the trophic level, their weight is going to be decreasing. And when weight decreases, then our pyramid becomes upright. And these are different trophic levels. Different trophic levels. So this is what you need to understand. अब ये तो अपराइट पिरामिड हो गया बायोमास वाला. ये अपराइट के बजाय जो है इन्वर्टेड भी हो सकता है. जैसे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम का अगर एग्जांपल लें, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, लाइक देयर आर फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं. तो इफ यू टेक देयर बायोमास इज नॉट वेरी हाई, बिकॉज वो बहुत जल्दी प्रोडक्शन करते हैं. तो खत्म होते रहते हैं, फिर से पैदा हो जाते हैं, खत्म होते रहते हैं, फिर से पैदा हो जाते हैं. लेकिन एक टाइम पे अगर आप उनका वेट को कंसीडर करोगे तो देयर वेट इज वेरी वेरी लेस. उसके कंपैरिजन में इफ यू टेक द वेट ऑफ द स्मॉल फिश, वेट और द बायोमास ऑफ द स्मॉल फिश इज गोइंग टू बी लेस. बट इफ यू टेक द बायोमास, वेट ऑफ अ व्हेल, बड़ी शार्क जो होती है, उसका तो बायोमास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल फिश. aquatic ecosystem में when we consider the biomass, it actually increases. और आपको ये पता है जब आप प्रोड्यूसर से कार्निवोर की तरफ जाते हो और इंक्रीज होता है तो बेस ऑफ द पिरामिड इज गोइंग टू बी नैरो एंड टिप ऑफ द पिरामिड इज गोइंग टू बी वेरी ब्रॉड. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट बायोमास. फिर अपने पास आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट. इट इज नेवर इन्वर्टेड. ये हमने ध्यान देना है, क्योंकि एनर्जी जो है भैया वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे हमेशा डिक्रीज करती है, एनर्जी कभी इंक्रीज नहीं करती है. जैसे सपोज मैंने जो है खाना खाया, मैंने सब्जी कंज्यूम करी, मैंने रोटी खाई, तो उसमें से कुछ एनर्जी मुझे मिलेगी. अब वो एनर्जी जो मुझे मिल रही है उसमें से बहुत सारी एनर्जी का तो मैं यूज भी कर लेता हूं. आई नीड टू टॉक, आई नीड टू वॉक, आई नीड टू स्पीक, आई नीड टू मेंटेन सम टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे मेंटेन करना है. तो बहुत सारी एनर्जी को तो मैं बर्न कर देता हूं अपने डेली एक्टिविटी करने में. कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता हूं, अपनी फैट में, मसल्स में, बोन्स में. ऐसे ही तो होता है ना. अब कोई अगर मुझे कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर भी सारी एनर्जी तो नहीं जाएगी, वो भी अपने फंक्शन के लिए कुछ तो यूज कर लेगा और बाकी को जो है स्टोर कर लेगा. तो एनर्जी कभी इंक्रीज नहीं हो रही है, एनर्जी सिर्फ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बीच वाली प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, और वो हीट वगैरह की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाती है. तो इसीलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट, इट इज नेवर इन्वर्टेड. रूल क्या कहता है? रूल भैया ये कहता है कि जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो, you get only 10% of energy. 90% is actually lost in the process by your metabolism, by your daily functioning and all that. वो कहता है pyramid of energy.
तो जब आप जैसे फॉरेस्ट वगैरह से कंज्यूम करते हो तो दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दे गेट थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब वो एनर्जी उनकी स्टेम्स में, उनकी लीव्स में स्टोर हो जाती है। अगर जब उनको हम लोग प्राइमरी पर जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनको कंज्यूम करते हैं, तो दे विल गेट ओनली 10% ऑफ एनर्जी, 90% इज लॉस्ट। जो इंसेक्ट, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट का एग्जांपल दिया है, इंसेक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस टाइप ऑफ मंकीज, बोनोबो जिसको बोलते हैं, दे आर द कंज्यूमर्स। तो bonobos will not keep all the energy with themselves, they will lose some energy of course. Now bonobos may be consumed by the crocodile, तो क्रोकोडाइल को भी कितना मिलेगा? ओनली 10%। so what is the 10% of 1%? it is 0.1%। अल्टीमेटली जब आप बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाते हो तो देर इज नो एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली, क्योंकि आप 5-6 स्टेज के बाद एनर्जी बचता ही नहीं है, there is no energy left, so that cannot be a reality in the ecosystem. So pyramid of energy is always upright, that you need to understand. जैसे इसने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है दे गेट एनर्जी 20,000 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सपोज जो ऊपर अपने जो ग्रास होपर्स होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, दे विल गेट लेस एनर्जी। उसके बाद वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं दे विल गेट लेस एनर्जी, देन लेस एनर्जी, देन लेस एनर्जी। जो टॉप कार्निवर होता है उसको तो बहुत कम एनर्जी मिलता है, क्योंकि जो बहुत सारी एनर्जी हम लोग हीट की फॉर्म में बाहर रिलीज कर देते हैं। और जब ये इनमें इनकी डेथ हो जाती है तो वो डीकंपोजर्स के पास चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सोइल। मिट्टी में आए थे, मिट्टी में ही चले जाएंगे भैया, हमेशा कुछ साथ नहीं रहता है। हमने जिंदगी भर जो भी खाया पिया, अपनी बॉडी को हम लोगों ने बढ़ाया, वो सब हम लोगों ने बाहर से ही तो लिया है। लेकिन जब हमारी बॉडी नहीं रहेगी, वही सारे न्यूट्रिएंट्स, वही सारी एनर्जी, इट विल अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसलिए तो बोलते हैं घमंड नहीं करना चाहिए, मिट्टी से आए थे मिट्टी में ही चले जाएंगे। तो ये जो डीकंपोजर्स होते हैं, फर्दर दे विल कन्वर्ट आवर कॉम्प्लेक्स मिनरल्स एंड कंपाउंड्स इन आवर बॉडी इन द सिंपल वन। जैसे हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वाइटामिन्स लेते हैं, वो सब हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, हमारे मसल्स वगैरह बनाते हैं। लेटर ऑन वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोबारा से इकोसिस्टम के अंदर रिलीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड दिस इज अबाउट द पिरामिड्स। तो पिरामिड के थ्रू होता है एनर्जी फ्लो, एंड एनर्जी फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। इट्स अ फंक्शन ऑफ द वेरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। लेकिन ये क्या हो रहा है जब एक दूसरे को ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं? तो व्हाट इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग एक्चुअली, इंटरेक्शन हो रही है। जब मैं फूड कंज्यूम करता हूं तो मेरा प्लांट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। जब एक ग्रास होपर ग्रास कंज्यूम कर रहा है, उसका भी इंटरेक्शन हो रहा है। जब एक डियर को किल किया जा रहा है बाय अ लायन, दैट इज ऑल्सो इंटरेक्शन। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बिकॉज विदाउट इंटरेक्शन वी कैन नॉट सर्वाइव। यही तो इकोसिस्टम का प्राइमरी फंक्शन था, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव under function of ecosystem is actually biotic interaction. We have different type of interaction. It can be positive, it can be negative, it can be neutral as well. So we have mutualism. This is first type of interaction, mutualism. इसमें क्या होता है? both species actually get benefit. जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, जैसे कोई पेड कोर्स होता है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको फीस दे रहे हो स्कूल में, कॉलेज में, ये क्या है? एक म्यूचुअल तरह का इंटरेक्शन ही तो है। आपको टीचर से बेनिफिट मिलता है, टीचर को आपसे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन इकोलॉजी की बात करें तो म्यूचुअल बेनिफिट मींस आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा, आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको दूंगा। इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स अ गिव एंड टेक। तो इकोलॉजी में जो म्यूचुअलिज्म होता है, दैट इज एक्चुअली मैंडेटरी फॉर सम स्पीसीज एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट म्यूचुअल बेनिफिट्स। अगर आप मुझे कुछ दोगे तभी आपको मैं कुछ दूंगा, अदरवाइज मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। जैसे पोलिनेशन प्रोसेस होती है, जिसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनका पोलिनेशन किया जाता है बाय सम इंसेक्ट्स और बाय सम, जैसे मधुमक्खी वगैरह होती हैं, वो शहद वगैरह लेती हैं ना। तो मधुमक्खी को प्लांट फ्लावर से क्या मिल रहा है? उसको फूड मिल रहा है, उसको नेक्टर मिल रहा है, जिससे हमें शहद बनाती है। लेकिन उस फूल को क्या मिल रहा है? उस फ्लावर को क्या? वो फ्लावर जो है उस मधुमक्खी को क्या दे रहा है? फूड दे रहा है। बदले में जो मधुमक्खी होती है वो उस फ्लावर से, जो एग्स होते हैं,
उसको ट्रांसफर करती है टू अदर फ्लावर्स। तो मेल और फीमेल के बीच में जो एग्स का ट्रांसफर होता है वो उस मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो एग्स का ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम मेल टू फीमेल, और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और हमारी क्रॉप्स नहीं हो पाएंगी। समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोलॉजी, दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट्स, खासकर हमारे जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो दालें वगैरह होती हैं, उनकी जड़ों में जो है स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे देयर इज वन दिस राइजोबैक्टर, ठीक है, इस तरह के जो है वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, और उसको फिक्स करने के बाद सुटेबल बनाते हैं फॉर दैट प्लांट टू कंज्यूम। देखिए, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, बट अनफॉर्चुनेटली इंसान और प्लांट्स, वी कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम दैट नाइट्रोजन फ्रॉम देयर। We need nitrogen in such a form so that we can consume it, we can digest it. तो ये जो राइजोबियम टाइप के या जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं वहां पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर, जो कि प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं, दे फिक्स दैट नाइट्रोजन फॉर द प्लांट, देन दैट प्लांट गेट नाइट्रोजन, एंड व्हेन वी कंज्यूम दैट प्लांट वी आल्सो गेट नाइट्रोजन। तो वो जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जैसे, उसका और प्लांट का एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। वो बैक्टीरिया प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, और प्लांट उसको क्या दे रहा है, उसको शेल्टर दे रहा है, उसको फूड प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये होता है उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन। ऐसे म्यूचुअल रिलेशन जैसे लाइकन्स होते हैं, अलगे और फंजाई के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। ये तो यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन आ भी गया लास्ट टू लास्ट ईयर, राइट। दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट म्यूचुअल रिलेशन होता है जिसे कोरल्स बोलते हैं, कोरल रीफ, ठीक है, वहां पे भी म्यूचुअल रिलेशन होता है बिटवीन आवर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड आवर जूजेंथले, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो दैट इज ऑल्सो देयर, तो आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसी को बेनिफिट होता है और दूसरे स्पीसीज को कुछ नहीं होता, ना बेनिफिट होता ना नुकसान होता, दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, ठीक है। जैसे जो काउ डंग होती है, भैया गाय तो गोबर करके चली गई, उस गोबर में क्या होता है, बाद में उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं, उसके अंदर डंग बीटल्स हो जाते हैं। इससे काऊ को कोई बेनिफिट हुआ है क्या, काऊ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, करके चली गई वो तो कहीं और। लेकिन जो बीटल्स हैं उनको तो बेनिफिट हो गया ना, उनको तो रहने के लिए मिल गया, अपना मस्त एकदम ठिकाना मिल गया। दिस इज कमेंसलिज्म, ठीक है। सो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। उसके अंदर एक दो एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल दे दो, सकर फिश का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये जो फिश होती है वो शार्क की बॉडी से चिपक जाती है, सकर फिश उसकी बॉडी से चिपक जाती है। अब शार्क को इससे कोई बेनिफिट नहीं है, शार्क को कोई नुकसान भी नहीं है, इट इज अनअफेक्टेड। लेकिन बेचारी जो शकर फिश होती है इसको बहुत बेनिफिट हो जाता है। एक तो इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि शार्क के डर के मारे कोई शार्क के पास आता नहीं, और दूसरा इसको माइग्रेशन हो जाती है इसकी बड़ी आसानी से, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता आराम से जो है अपनी सवारी लेके चली जाती है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। नेक्स्ट अपने पास जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में तो देखो भैया सबको नुकसान होता है। कंपटीशन में क्या होता है, बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो नीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें लाइक डिमांड और सप्लाई का चक्कर पड़ जाता है, और इसलिए कंपटीशन होता है। और कंपटीशन में जो है बोथ स्पीसीज आर एक्चुअली हार्म्ड। व्हेन टू स्पीसीज ईट द सेम फूड एंड देयर इज नॉट एनफ फॉर बोथ। कभी आपने देखा अपने मोहल्ले में जो हमारे डॉग्स होते हैं वो आपस में, जब एक मोहल्ले के डॉग दूसरे मोहल्ले में घुस जाते हैं तो उसमें झगड़ते क्यों हैं भाई? वो बिकॉज food resources are scarce and every dog is actually looking for that particular resource, तो इसी वो लड़ाई करते हैं। कंपटीशन इज देयर। ये कंपटीशन हमारे जंगल में बहुत होता है। कंपटीशन का जो ये सब रहता है, जो जो इंटरेक्शन मैं आपके से बात कर रहा हूं, ये कई बार एक ही स्पीसी के बीच में भी हो सकता है और अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। जैसे प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। प्रिडेशन क्या है? One species is benefited, other is harmed. पैरासिटिज्म भी वैसे ही होता है। जैसे एक डियर होता है, डियर को हंट किया जाता है बाय टाइगर, टाइगर इज बेनिफिटेड,
लेकिन डियर बेचारा, इसकी तो जान चली गई ना यार, डियर तो हार्म हो गया। इवन इफ यू सी, इफ यू गो लिटिल बिट डीपर, जो हम लोग प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, तो एक्चुअली वी आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, और जो प्लांट होता है, प्लांट को हार्म हो रहा है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रिडेशन एज पर एनसीईआरटी। जब एक डियर ग्रास को कंज्यूम करता है, तो ग्रास इज एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रे है, और जो डियर है वो एक्चुअली यहाँ पे प्रेडेटर है एक तरह से, अगर आप देखें तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। पैरासिटिज्म के बारे में आपको बता ही दिया, जो बॉडीज के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, छोटे छोटे कुत्तों वगैरह के ऊपर जो जानवर होते हैं उनके, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। अब पैरासाइट को तो बड़ा मजा आता है, उसको तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको खून चूस रहा है, उसको फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है अपने होस्ट से। लेकिन जो बेचारा होस्ट होता है उसको हार्म होता है, जैसे सर में जुएं वगैरह हो जाते हैं किसी के, है ना, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। एक होता है अपने पास अमेंसलिज्म, वन स्पीसी इज हार्म्ड, अदर इज अनअफेक्टेड। तो दिस इज लाइक अपोजिट टू कमेंसलिज्म। एक स्पीसी हार्म होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है। जैसे लार्ज ट्री शेड्स रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द स्मॉलर वन। एक बड़ा जो पेड़ होता है उसके नीचे छाया रहती है, छांव रहती है, तो वहां पे छांव नहीं आ पाती, तो सनलाइट कम होती है। तो जो बड़ा जो ट्री होता है, उसके नीचे की जो ग्रास होती है, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता, तो दैट पर्टिकुलर ग्रास इज एक्चुअली हार्म्ड, बट ट्री को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्री एकदम आराम से चिल कर रहा है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कुछ न्यूट्रल इंटरेक्शन भी होती है। न्यूट्रल में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डजंट मैटर। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। म्यूचुअल मीन्स दोनों को बेनिफिट होता है, कमेंसलिज्म एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है। कमेंट कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। प्रिडेशन में बोथ, वन इज पॉजिटिवली अफेक्टेड, अनदर इज हार्म्ड। पैरासिटिज्म में वन इज बेनिफिटेड, अनदर इज हार्म्ड। सेम फॉर द मेंसलिज्म, वन इज हार्म्ड, अदर इज अनअफेक्टेड। न्यूट्रलिज्म में बोथ आर अनअफेक्टेड, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट जो अपने पास चीज आती है, थोड़ा हम लोग बाद में देखेंगे। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द सक्सेशन ऑल्सो, सक्सेशन में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख सकते हैं कहाँ, ये वाला पार्ट जो कल वाली स्लाइड में आपको दिया था मैंने, ठीक है, तो आप वहां से थोड़ा देख सकते हैं। जब हम लोग ने डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात की थी, तो उसके अंदर एक छोटा टॉपिक आता है इकोटोन वाला। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन बेसिकली इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। कल हम लोगों ने बात किया था, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अनदर इज आवर एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज लैंड बेस्ड, लाइक वी हैव अ फॉरेस्ट, वी हैव ग्रासलैंड्स, राइट, वी हैव डेजर्ट्स, वो सब अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं। उसके अंदर अपना फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर और फ्रेश वो सब रहता है अपना। तो जब एक इकोसिस्टम से या एक बायोम से हम दूसरे बायोम या इकोसिस्टम में जाते हैं, तो एकदम से चेंज नहीं होता वो अचानक से, वो धीरे धीरे चेंज होता है। दैट एरिया वेयर दैट चेंज टेक्स प्लेस, दैट ट्रांजिशन जोन इज एक्चुअली कॉल्ड इकोटोन, ठीक है। जैसे आप जो है किसी कोस्टल एरिया में हो, किसी बीच एरिया पे हो, ठीक है, यहाँ पे जो है दिस इज वाटर, दिस इज आवर लैंड एरिया। ये जो बीच है, ये बीच वाला जो एरिया होता है कोस्ट पे, यहां पे आपको ऐसे तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, दे आर एक्चुअली ट्रांजिशन जोन। वो फ्रेश वाटर में और जो सलाइन वाटर होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन में सर्वाइव करते हैं। जैसे एग्जांपल दूं आप, और वहां के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी बड़े कमाल के होते हैं। जैसे अगर आप सुंदरबन डेल्टा की बात करें, तो सुंदरबन के अंदर जो बंगाल टाइगर्स रहते हैं, they can actually eat fish, they are good swimmers also, that is a transition zone. जैसे if you talk about a forest and you talk about a desert, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में क्या मिलेगा आपको? ग्रासलैंड्स मिलेंगी। तो दैट ग्रासलैंड इज एन इकोटोन, इट्स अ ट्रांजिशन जोन। जो अपनी वेटलैंड्स होती हैं, दे आर आल्सो ट्रांजिशन जोन। तो इसे कहते हैं इकोटोन। और इकोटोन में बहुत बार, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह एग्जांपल इसने यहाँ पे दिया, ग्रासलैंड्स एंड ऑल दैट। इकोटोन की एक बड़ी खास बात ये होती है, आई टोल्ड यू, इकोटोन में बहुत बार ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। और कभी कभी इकोटोन के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो ज्यादा हो जाती है अपने सराउंडिंग एरिया से, उसे कहते हैं एज इफेक्ट।
that is called edge effect. So this is our transition zone, this is our water body, this is our land area, लैंड इकोसिस्टम, aquatic ecosystem, this is our transitional ecosystem. तो कई बार यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू सराउंडिंग एरियाज, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट. तो इकोटोन कैन बी वेरी नैरो, इट कैन बी वेरी वाइड ऑल्सो. इट हैज कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द बोथ इकोसिस्टम. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ आउटगोइंग कम्युनिटी डिक्रीजेस. मतलब आउटगोइंग कम्युनिटी की बात कर रहा है, जैसे आप लैंड से अगर वाटर की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे लैंड वाले तो कम होने शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. और जब आप वाटर से लैंड की तरफ जाओगे तो वाटर वाले धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे. तो जब आप एक से दूसरी तरफ जाते हो तो ऑफ कोर्स कम होंगे, लेकिन बीच वाले जोन में समटाइम्स यू कैन गेट दो स्पीसीज जो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट. Sometimes the number of species and the population density of the sum of the species of the ecotone is much greater than the either community. That is called edge effect. And this is called ecotone. Yeah, I hope you got the point कि ecotone क्या होता है. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशंस एंड न्यूट्रिएंट साइकिल विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोलॉजी फंक्शन. और सक्सेशन भी फंक्शन का ही पार्ट होता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे. और देन वी विल मूव टू सम अदर टॉपिक्स. चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.